हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास लगभग एक महीने बाद पुनः स्टार्ट की जा रही है। इससे पहले के जो एक महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की जो रिवीजन क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान-4 कब लॉन्च करेगा। तो 2028 में चंद्रयान-4 इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2028 में चंद्रयान-4 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? चंद्रमा से नमूने यानी कि सैंपल वापस लाना पृथ्वी पर, ये इसका उद्देश्य है। मतलब चंद्रमा की मिट्टी वापस लाना और उसमें पता करना कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए इसरो चंद्रयान-4 कब लॉन्च करेगा? 2028 में लॉन्च करेगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ, ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये अभी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई थी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी, आपको याद रखना है। भारत द्वारा खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाए जाने की संभावना है? तो 2035 तक भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? नोमा बीमारी। कौन सी बीमारी है? नोमा बीमारी। नोमा बीमारी को डब्ल्यूएचओ ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया गया है। ये कैसी बीमारी है? यह त्वचा से संबंधित गंभीर बीमारी है, आपको याद रखना है। और यह जो है चेहरे की हड्डियां और ऊतक को नष्ट कर देती है। यानी कि यह जो बीमारी है नोमा बीमारी, यह चेहरे की हड्डियां और ऊतक को नष्ट कर देती है। त्वचा से संबंधित बीमारी है और यह बीमारी कहाँ पर होती है? जहाँ पर गर्मी अधिक होती है और गरीबी ज्यादा होती है, वहां पर यह बीमारी पाई जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका में गर्मी अधिक होती है, वहां गरीबी भी ज्यादा है, तो वहां पर यह बीमारी पाई जाती है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। JN1 ये क्या है? यह कोरोना का सब वेरिएंट है। कोरोना का एक नया सब वेरिएंट है। इस समय भारत में भी इसके कई सारे केस पाए जा रहे हैं, तो भारत में भी इसकी पुष्टि हो गई है। JN1 ये क्या है? ये कोरोना का नया सब वेरिएंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों लोग को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इन दोनों लोग को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। कब सम्मानित किया जाएगा? 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे जो यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसमें चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? AM खानविलकर। AM खानविलकर ये चयन समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की? शुरुआत कब हुई? 1991 से 1992। 1991 और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था। यह भी आपको याद रखना है। इनामी राशि इसमें कितनी है? 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि है। और पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। 2022 में पुरस्कार किसको दिया गया? शरद कमल जी को दिया गया, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इसी समय अर्जुन अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। कितने लोगों को दिया जाएगा 2023 में अर्जुन अवार्ड? 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसमें एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद शमी, ये आपको नोट कर लेना है। अर्जुन अवार्ड 2023 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसमें एकमात्र क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद शमी, अभी आपको नोट करना है।
आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुए हैं, यानी किस राज्य में हुए हैं? तो बिहार राज्य में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह हुए हैं। बिहार राज्य में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह हुए हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार? द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, इसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में प्रत्येक 6 में से 1 लड़कों का बाल विवाह हुआ है और प्रत्येक 5 में से 1 लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। कुल 14.5 लाख लड़कों का बाल विवाह हुआ है और 13.5 लाख लड़कियों का बाल विवाह हुआ। यह किस रिपोर्ट में बताया गया है? द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट में यह बताया गया है। लड़कों का सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। और लड़कियों का सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुआ है? बिहार राज्य में हुआ है। दोनों आपको याद रखना। अगर लड़कियों का पूछता है सर्वाधिक बाल विवाह तो बिहार आपको उत्तर करना है, और अगर लड़कों का सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुआ है तो गुजरात राज्य में हुआ है। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया है। पहले यह 21 वर्ष था, वोट डालने की उम्र क्या थी? 21 वर्ष थी। इसको कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC का कौन सा लक्ष्य समय से पहले हासिल कर दिया है? तो 2 लक्ष्य समय से पहले भारत ने हासिल कर दिया है। भारत ने 2 लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर दिया है। NDC का मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, और इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये इंग्लिश में इसका मतलब होता है। इसमें भारत ने 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे। कौन कौन से लक्ष्य हैं? तो पहला लक्ष्य है उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक करना, ये पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 40% तक करना, यानी कि गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता कौन सी है? जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इसको 40% तक करना, यह दूसरा लक्ष्य था। और तीसरा क्या था? 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करना, यह तीसरा लक्ष्य था। तो तीसरा क्या था? 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करना, यह तीसरा लक्ष्य था। इसमें से भारत ने 2 लक्ष्य को, पहला और दूसरा, इन दोनों लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब यह लक्ष्य का निर्धारण कहाँ पर किया गया था? तो इसके लिए हम यहाँ पे समझते हैं UNFCCC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन टू क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? वान, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसी की जो बैठक होती है उसको क्या कहते हैं? COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी बैठक को कहा जाता है। तो COP फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? बर्लिन, जर्मनी में COP फर्स्ट हुआ था। COP 21 कहाँ पर हुआ? पेरिस, फ्रांस में COP 21 हुआ था। और इसी जो COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 21वीं बैठक थी, इसमें सभी देशों द्वारा अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसको क्या कहते हैं? NDC कहते हैं। इसमें भारत ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे। कौन कौन से? ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 लक्ष्य भारत ने निर्धारित किए थे, जिसमें से भारत ने पहले और दूसरे लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर लिया है। इसको अभी नहीं प्राप्त किया, इसको भी भारत जल्द ही प्राप्त कर लेगा, लेकिन 2 लक्ष्य को भारत ने समय से पहले प्राप्त कर लिया। तो यही आपका प्रश्न था, कितने लक्ष्यों को प्राप्त किया है? 2 लक्ष्यों को भारत ने समय से पहले प्राप्त कर लिया है। COP28 इसकी जो बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। और COP29 की बैठक कहाँ पर होगी? बाकू, अजरबैजान में इसकी बैठक होगी। यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी हो गई है? इंडिगो एयरलाइन, ये भारत की एयरलाइन है और यह पहली एयरलाइन है जो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन ये भारत की पहली एयरलाइन बन गई जो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले गई है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है, यह भी आपको नोट करना है। इंडिगो जो एयरलाइन है, इसने अभी हाल ही में एयरबस कंपनी से 500 विमान खरीदने का समझौता किया था, यह भी आपको याद रखना है। C295 विमान ये भारत ने किस देश से लिया है? भारत ने स्पेन देश से लिया है। और इसके जो बाकी के विमान हैं कि भारत ने यहाँ से, जो स्पेन से भारत कुल 56 विमान को लेगा, जिसमें से 14 विमान स्पेन से आएंगे और बाकी के जो विमान है वो भारत में बनाए जाएंगे। कहाँ पर बनाए जाएंगे? बड़ोदरा, गुजरात में इसको बनाया जाएगा।
किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? टाटा और एयरबस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको नोट कर लेना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? रूबेन अजार बनाए गए हैं। ये भारत में इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं। इनसे पूर्व में कौन राजदूत थे? नाउर गिलोन, ये इनसे पूर्व में इजराइल के राजदूत थे भारत में। अभी कौन बनाए गए हैं? रूबेन अजार, ये बनाए गए हैं। इजराइल, इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। संसद नीसेट, यहाँ की संसद को नीसेट कहते हैं। गैलीली झील कहाँ पर है? इजराइल में है। और आयरन डोम, ये क्या है? ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम उसका नाम है। भूमध्य सागर से सीमा कौन बनाता है? इजराइल, ये भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। और इसके अलावा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन सभी देशों से भी इजराइल सीमा बनाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। पूनम खेत्रपाल को किससे सम्मानित किया गया है? भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो भूटान के जो राजा हैं, क्या नाम है उनका? नामग्याल वांगचुक, इनके द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया है। पूनम खेत्रपाल ये कौन है? तो WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं। इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके ही प्रयासों से भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। अभी हाल ही में WHO ने भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो इनके प्रयासों से भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया गया। इसी के लिए जो भूटान के राजा हैं नामग्याल वांगचुक, इन्होंने इनको कौन सा पुरस्कार दिया है? भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया है। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ये इजराइल की फिल्म है, और इसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। ये कौन सी फिल्म है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, ये इजराइल की फिल्म है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? अली अबू अब्बाद और डेनियल वारेन वोइन को सम्मानित किया गया है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी, इन्होंने जीत लिया है। सौरभ कोठारी ने सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जीत लिया है। उपविजेता कौन रहे हैं? पारस दास इसमें उपविजेता रहे, यह भी आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता कौन रहा है? हरियाणा इसमें विजेता रहा है, और राजस्थान इसमें उपविजेता रहा है। दोनों आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? उत्तर प्रदेश, ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कितना योगदान है? 9.2% योगदान उत्तर प्रदेश का है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, इसका 15.7% का योगदान है देश की GDP में, आपको याद रखना है। तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, 9.1% इसका योगदान है देश की GDP में, आपको ये तीनों याद रखना है। इससे पहले दूसरे स्थान पे तमिलनाडु था, अब दूसरे स्थान पे कौन आ गया है? उत्तर प्रदेश आ गया है, आपको नोट कर लेना है। भारत की पहली MotoGP रेस का विजेता कौन है? मार्को बेचेजी, ये इसके विजेता हैं, ये इटली के रहने वाले हैं, और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, आपको यह भी नोट कर लेना है। तो ये थी फूलपति वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंप्लीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।